क्या राजनीति आपको पसंद है? गलत नहीं होगा, ये प्रोफेशन आपका नया नया है सन 2021 से पहले आप होटल कारोबारी कहे जाते थे। 2021 में चुनाव होते हैं, चुनाव में अगला चेहरा पिताजी की जगह आपका दिया जाता है और चुनाव के परिणाम जो आते हैं वो आपके विपरीत आते हैं। क्या आपको स्वीकार नहीं कर रही है पृथ्वीपुर की जनता? 2021 में उपचुनाव होते हैं, जैसा कि आपने बताया कि लगातार बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री नेता आप पृथ्वीपुर में मौजूद होते हैं, जो कि बीजेपी द्वारा दिए गए शिशुपाल यादव को जिताने में कामयाब होते हैं। तो क्या इस बार इस बात का डर नहीं होगा कि दोबारा राजनीति आपके खिलाफ हो जाए? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में जाना प्रभाव डालेगा कांग्रेस को? नमस्कार, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं CBN न्यूज़। हम इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश की बड़ी अटपटी कही जाने वाली सीट, निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर सीट। दरअसल ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये कांग्रेस की सीट लगातार कई वर्षों से रही है। वो क्यों? उसका कारण है कि इस क्षेत्र के एक नामी व्यक्ति बृजेंद्र सिंह राठौर, जिनका एक दशक 1980 से उन्होंने अपनी राजनीति में कदम रखा। 1980 के बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने 1980 के बाद निर्दलीय 2 बार विधायक बने। उसके बाद कांग्रेस की सीट से वो लगातार 5 बार विधायक बनने के बाद, कुल जिसमें निर्दलीय और कांग्रेस मिला के है, उसके बाद मंत्री बने। उसमें बीजेपी ने सन 2013 में एक बार अपनी जगह बनाई थी। उसके बाद बृजेंद्र सिंह राठौर के समय में बीजेपी को यहाँ जमानत जब्त भी करनी पड़ी। बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद ये सीट दोबारा 2021 में बीजेपी के पास चली गई। अब इन्हीं तमाम सवालों की बातचीत के लिए हम इस समय मौजूद है बृजेंद्र सिंह राठौर के सुपुत्र नितिन राठौर के पास। नए चुनाव की रणनीति क्या है, क्या राजनीति के पहलू हैं, किस मुद्दों पे क्या उनकी राय है, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। भाई साहब, क्या रणनीति है इस बार चुनाव की? आप नहीं, रणनीति क्या है, वो तो सीधी सीधी जनता की सेवा की नीति है, जिसके तहत जनता के बीच में जाते हैं। और निरंतर मेरी राजनीति की शुरुआत पिताजी के निधन के बाद शुरू हुई है और जब से इसमें कदम रखा है तब से एक ही संकल्प है कि जनता की सेवा करना है और उसमें दिन रात जनता के सुख दुख में उपस्थित रहता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, अपने क्षेत्र में जाता हूँ। और साथ ही साथ क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में इस बार 18 वर्षों से, पहले 15 वर्ष जो भाजपा की सरकार रही और अभी 3 वर्ष से जो ज़बरदस्ती की सरकार बनी है, तो 18 वर्षों से भाजपा की सरकार चल रही है। तो लोग गांव-गांव में बहुत प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। क्षेत्र में बिजली की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। हर समस्या से निराकरण के लिए प्रयासरत हैं कि उन समस्याओं को दूर करना है और उसके लिए जनता के बीच में जाता हूं और मुझे विश्वास है कि जनता इस बार आशीर्वाद देगी, जिससे मैं उनकी समस्याओं के निराकरण में अपना उपयोग जितना भी कर सकूं वो मैं करने का प्रयास करूंगा। नितिन जी, अगर मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं, क्या राजनीति आपको पसंद है? राजनीति बिल्कुल पसंद है। अब जो प्रोफेशन है उसको अगर पसंद नहीं करेंगे तो कैसे कोई करेगा। तो बिल्कुल लोगों के बीच में जाना, जनता के बीच में जाना, ये पसंद है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका अपने लोगों के बीच पहुंचने का, ज़्यादा से ज़्यादा पहचान बनाने का और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने का और कोई नहीं हो सकता। मुझे लगता है कोई भी हो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पे वो राजनीति ज़रूर करना चाहता है, क्योंकि अगर सेवा भाव सही तरीके से अगर किसी प्रोफेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं तो मुझे लगता है वो राजनीति ही है। क्या ये कहना गलत नहीं होगा, ये प्रोफेशन आपका नया नया है सन 2021 से पहले आप होटल कारोबारी कहे जाते थे? नहीं, ये आपकी बात ठीक है कि 2021 से के पहले होटल कारोबारी कहे जाते थे। मेरा कहना यह है कि राजनीति से अलग आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे पिताजी की राजनीति और उसके पहले मेरे दादाजी की राजनीति मैंने बचपन से देखी है। और ख़ास तौर पे पिताजी की राजनीति, यहाँ हमारे यहाँ के कुछ पारिवारिक क्षेत्र के लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये सब इस बात के गवाह हैं कि जब पिताजी भी थे तो कई बार ऐसी स्थितियां बनती थी कि पिताजी मुझे कहते थे कि क्षेत्र में, जैसे जो गोवा के हमारे बैठे, बोले कि गोवा में चले जाओ, इनके यहाँ किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ निमंत्रण है, किसी के यहाँ दस्टोन है, या भोपालपुर आके हमारे बैठे वो कहते थे कि वहाँ चले जाओ, इनके यहाँ बैठाओ। तो इसको आप राजनीति के माध्यम से ही ले सकते हैं कि जहाँ जहाँ पिताजी बोलते थे। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि
हमारे लीडर मैं नहीं था, लीडर हमारे पिताजी थे, हम सब के लीडर पिताजी थे। वो एक राजनीतिक थे और हम लोग एक सहयोगी थे। हम लोगों को जहाँ निर्देशित किया जाता था कि यहाँ जाना है वहाँ हम जाते थे, लेकिन चुनाव में अगर कहा जाता था कि ये तुम्हारी ड्यूटी, उस ड्यूटी को भी निभाते थे। तो राजनीति से अलग नहीं रख सकते हैं आप, क्योंकि प्रतिदिन हमारे यहाँ भी सभी क्षेत्र के जो हमारे परिवार स्वरूप लोग हैं रोज़ सुबह आते हैं, हम सब बैठते हैं, जो उनकी परेशानियों के लिए जो कर सकते हैं उसको करने का शुरू से प्रयास करते रहे हैं और आगे करते रहेंगे। तो एक्टिव राजनीति में नहीं था, लेकिन पीछे से राजनीति में आप नहीं कह सकते कि मैं नहीं था, मैं पूरे टाइम था। होटल कारोबारी की बात जहाँ तक है कि होटल व्यवसाय शुरू किया हम लोगों ने निश्चित रूप से, और उसमें भी प्रयास यही रहा कि उसके माध्यम से जितने हमारे क्षेत्र के और बुंदेलखंड के जो लोग हैं, अपने व्यवसाय के माध्यम से जितने लोगों को हम रोज़गार दे सकें वो हमने प्रयास किया। आज भी जो हमारा होटल है उसमें अधिकतर लोग हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को हमने वहाँ पे रोज़गार दिया, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और मजबूरी में लोगों को पलायन करके दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाना पड़ता है। तो अभी हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो जो व्यवस्था है उसमें हमने कोशिश की कि उसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य दे सकें, और हमने दिया है और वो वहाँ काम करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि व्यवसाय अपनी जगह है, लेकिन अब तो फुल फ्लैश 100% राजनीति में हूँ और राजनीति कर रहा हूँ। पिताजी आपके विधायक थे, पिताजी की मृत्यु के बाद कोरोना में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद 2021 में चुनाव होते हैं, चुनाव में अगला चेहरा पिताजी की जगह आपका दिया जाता है और चुनाव के परिणाम जो आते हैं वो आपके विपरीत आते हैं। आप उसको किस परिस्थिति से देखते हैं कि क्या आपको स्वीकार नहीं कर रही है पृथ्वीपुर की जनता, या बीजेपी ज़्यादा दमदार थे, या पिताजी का चेहरा ज़्यादा विशेष था? देखिए, ये तो इसको कहने में तो मुझे कोई संकोच है ही नहीं कि पिता का चेहरा हमेशा ज़्यादा दमदार और ज़्यादा विशेष होना ही चाहिए, और इसको मैं जीवन भर मानता रहूँगा। क्योंकि मेरी जो राजनीति है वो मेरे पिता के नाम से ही शुरू हुई है, और 5 बार यदि वो विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे और 2-2 बार निर्दलीय इतने बड़े मार्जिन से जीत कर आए, तो कहीं ना कहीं जनता का प्रेम, जनता का विश्वास उन पर था, इसीलिए वो आए। उनके निधन के बाद 2021 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, मैं चुनाव में गया और मैंने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो चुनाव लड़ा। हालांकि उस चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि मैं उनकी पार्टी में चला जाऊं, उसके लिए तमाम तरह के लालच भी दिए, लेकिन मैंने उन सब से कहा कि मैं स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर, जिन्होंने अपना जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया, मैं उनका बेटा हूं, मैं अपना सौदा नहीं कर सकता। जो सौदा करते हैं वो भले ही चले गए जहां गए होंगे, पर मैं नहीं कर सकता। जो भी परिस्थिति होगी मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहूँगा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव में जिस तरह से, क्योंकि वो उपचुनाव था, मुझे उसका अनुभव नहीं था, लेकिन जिस तरह से 11-11 बार मुख्यमंत्री जी आए, यहाँ पे 20-20 मंत्री यहाँ पे परमानेंट डले रहे, बड़े बड़े सांसद, विधायक यहाँ परमानेंट 1.5 महीने डेरा डाले रहे, और उसके बावजूद भी 21 के उपचुनाव में यदि प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग न किया गया होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चुनाव का नतीजा होता कि कांग्रेस पार्टी से मैं जीत कर आता और भारतीय जनता पार्टी से जो भी हैं वो हार के आते। ये गारंटी है यदि प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग न किया गया होता। अब दुरुपयोग इस तरह का कि जब सरपंच, सेक्रेटरी, जितने कर्मचारी, सबको एक एक मंत्री मॉनिटर कर रहा हो, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हों कि कौन कहाँ जा रहा हो, और जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन जिले का कलेक्टर खुद कहे कि यहाँ कांग्रेस का कौन कौन है, हटाओ इसको। तो इस तरह की जो चीज़ें हुई, इसको हम कहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग। जब बूथ कैप्चरिंग हो, आज के समय में अगर हम कहें बूथ कैप्चरिंग, तो कई लोग तो उसको मजाक में ले लेते हैं, लेकिन हकीकत इस बात की है कि पृथ्वीपुर नगर से 10 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी आप चले जाइए और आम जनमानस से, प्रायोजित भीड़ नहीं, आम जनमानस से पूछ लीजिए, मेरा दावा है कि 10 में से 8 लोग कहेंगे कि हाँ उस चुनाव में ज़बरदस्ती हराया गया, बूथ कैप्चरिंग हुई थी। ये आपको हर आदमी कह देगा। तो मैंने खुद देखा, जब एक पोलिंग बूथ जिसको हम लिख के देते हैं कि ये सेंसिटिव पोलिंग बूथ है, जैसे रोतेरा हमारे यहाँ एक सेंसिटिव पोलिंग बूथ है, वहाँ पे मैंने 60-60 लोगों को पोलिंग बूथ घेरे देखा। तो ऐसी स्थिति को आप क्या बोलोगे कि जब उपचुनाव की वोटिंग के दिन अगर 60-60 लोग पोलिंग बूथ के बाहर घेरा बनाए खड़े होंगे और एक डंडे वाला पुलिस वाला खड़ा होगा, तो आप सब जानते हो कि वहाँ क्या हो रहा होगा। इसलिए उस चुनाव को मैं ये मान के चलता हूँ कि उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही तय कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद, इतने संकट, इतनी परेशानी के बावजूद, इतने प्रेशर के बावजूद हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे परिवार के कुछ लोग क्षेत्र के बैठे हैं, इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा
कि इन्होंने अपने अमूल्य वोट देकर ऐसी विषम परिस्थिति में भी लगभग 68,000 वोट दिए। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इनका आभारी हूँ कि इस विषम परिस्थिति में भी उन्होंने अपने बेटे, अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। सन 2021 में उपचुनाव होते हैं, जैसा कि आपने बताया कि लगातार बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री, नेता आप प्रदीपपुर में मौजूद होते हैं, जो कि बीजेपी द्वारा दिए गए शिशुपाल यादव को जिताने में कामयाब होते हैं। तो क्या इस बार इस बात का डर नहीं होगा कि दोबारा राजनीति आपके खिलाफ हो जाए? देखिए, 2021 का उपचुनाव था, 3 सीटों पर चुनाव था और उसमें भी पृथ्वीपुर विशेष रूप से टारगेट पे थी, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी, उसके पहले उपचुनाव दमोह में हुआ था, वो प्रभारी थे और वहाँ कांग्रेस पार्टी को जिता कर लाए थे। उसके पहले सुमावली मुरैना में वो प्रभारी थे और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को जिता के लाए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विशेष टारगेट उनके ऊपर था। अब वो नहीं रहे तो उनके पुत्र को उन्होंने टारगेट बनाया और जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उन्होंने उसमें प्रशासन के दुरुपयोग से उस चुनाव को प्रभावित किया। लेकिन उपचुनाव में क्या होता है कि प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उनको भी ये मालूम रहता है कि चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह जी ही रहते, ये तय था, मंत्री भी वही सब लोग रहते। लेकिन ये सामान्य चुनाव है 230 विधानसभा सीटों पर। इस चुनाव में जितनी सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि लगभग 150 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही हैं और 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जो इस प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है, जो बेरोजगारी का आलम इस प्रदेश में है, जो महंगाई, आप देखिए टमाटर जैसी चीज़ 250 रुपये किलो पे बिक गई। एक गरीब किसान जो हमारा जब बेचने जाता है तो 10 रुपये किलो नहीं बिकता टमाटर, जब खरीदा उसने तो 250 रुपये में। तो ये जनता को याद है और इस बार यही सर्वे रिपोर्ट कह रही हैं कि जब 150 सीटें कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट दिखा रही हैं, ये तय है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। इसलिए प्रशासन में बैठे अधिकारी वो ये जानते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जगह हो सकता है कमलनाथ बन जाएं। उनको इस बात का भी संदेह रहता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार प्रशासन पूरा निष्पक्ष चुनाव कराएगा, किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा। ये भाजपा के जो आपने नाम लिया जो प्रत्याशी हैं, वो भले ही सोचते होंगे उपचुनाव की तर्ज पे इस चुनाव को ले जाएंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। इस बार कांग्रेस का आदमी पूरी तरीके से तैयार है और प्रशासन भी निष्पक्ष होकर काम करेगा। इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, इसलिए गलतफहमी में कोई ना रहे। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में जाना प्रभाव डालेगा कांग्रेस को? इस बात का जवाब तो माननीय कमलनाथ जी से लीजिए, क्योंकि ये उनके स्तर की बात है, मेरे स्तर की बात ही नहीं। ये तमाम सवाल जवाब के बीच हमारे संग नितिन सिंह राठौर जी थे और चुनाव के नतीजे क्या होंगे, किसकी बनेगी सरकार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए रुद्राक्ष के साथ आलोक मिश्रा, प्रदीप।